कहानी है प्यास लगी है। चल रामू, जल्दी से खाना खाकर तैयार हो जा। रात को 10 बजे हमारी ट्रेन है। माँ ने मुझसे कहा। मैंने कहा ठीक है माँ, और मैंने अपने कंचे, चंदा, पवा खेलने वाली कौड़ी और अपनी गेंद माँ को देते हुए कहा कि लो माँ, ये सब भी रख लेना। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम दिवाली की छुट्टियों में गांव जा रहे थे और मुझे अपने गांव जाना बहुत पसंद था। ये बात उस समय की है जब मैं करीब 9-10 साल रहा हूँगा। अब तो ना वो बचपन रहा और ना वैसे खेल। हाँ, तो माँ ने मुझसे तैयार होने को कहा और फिर माँ मेरी छोटी बहन को गोद में लेकर और भी सामान देखने लगी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। मैं बहुत ही खुश था। मेरी पढ़ाई की वजह से ही हमें पापा के साथ कस्बे में रहना होता था, लेकिन मुझे तो गांव पसंद था और अब कुछ दिनों के लिए ही सही अपने गांव जा रहा था। पता है, जब हमें गांव जाना होता था तो पापा पहले से ही दादाजी को चिट्ठी लिख देते थे कि हम आ रहे हैं, और दादाजी सुबह 5 बजे बैलगाड़ी लेकर स्टेशन पर आ जाते थे। क्योंकि स्टेशन से गांव 5-6 किलोमीटर दूर था और उस समय बसें भी ज्यादा नहीं चलती थी। इक्का दुक्का तांगे चलते थे तो वो लोग गांव की पक्की सड़क तक ही छोड़ देते थे। पक्की सड़क से अंदर गांव का कच्चा रास्ता भी 2-3 किलोमीटर का था, और हम दो बच्चे और इतना सामान, माँ पापा परेशान हो जाते थे। इसलिए दादाजी को पहले चिट्ठी लिखकर बता दिया जाता था कि हम फला दिन आ रहे हैं। तो हम रात को स्टेशन पहुंच गए। उस समय स्टेशन भी छोटे छोटे ही होते थे। प्लेटफॉर्म भी बहुत नीचे होते थे, गाड़ी में चढ़ने पर परेशानी होती थी। हम गाड़ी में चढ़ गए। कोयले वाला इंजन हुआ करता था उस समय, वो भी काला काला। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी चल पड़ी, हमें जगह भी मिल गई। उस समय रात को ज्यादा लोग सफर नहीं करते थे, इसलिए फिर मुझे नींद आ गई। सुबह गाड़ी पहुंची तो अंधेरा था। हम सब उतरे, माँ ने मुझे शाल ओढ़ा दिया क्योंकि दिवाली के समय हल्की ठंड हो जाती थी। फिर हम स्टेशन के बाहर आए, देखा तो दादाजी आ चुके थे। तब ज्यादा हर जगह बिजली नहीं हुआ करती थी। दादाजी अपनी लालटेन साथ लेकर आए थे। साथ में छोटे चाचा भी थे। गांव के लोगों ने कई तरह की बातें फैला रखी थी कि रात में गांव के कच्चे रास्ते पर बड़े बड़े जिन मिलते हैं, बहुत बड़े होते हैं वो। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों पर एक एक पैर रख लेते थे और लोगों को मारकर खा जाते थे। और गांव वाला जो ऊंचा पहाड़ है, उस पर भूतों की बारात निकलती है। जो भी देख ले वो जिंदा नहीं बचता। फिर हल्का हल्का उजाला होने पर हम निकल पड़े गांव की ओर बैलगाड़ी में। बहुत ही अच्छा लगता था। रास्ते भर बहुत सारे पुराने जमाने के घरों के खंडहर मिलते थे। वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। रास्ते में मोर भी दिख जाते थे नाचते हुए। नीलकंठ और तोते भी बहुत हुआ करते थे उस समय। और सबसे ज्यादा उस समय गिद्ध हुआ करते थे। हमारे गांव के रास्तों में गंदगी खाते हुए दिख जाते थे। रास्ते में चाचा तो पैदल ही चल रहे थे और मुझे झाड़ियों से छोटे छोटे वाले बेर तोड़ कर दे रहे थे। मैं खाता रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था बैलगाड़ी में बैठकर। फिर हम गांव पहुंच गए और मेरी धमाचौकड़ी शुरू हो गई। सभी दोस्तों के घर हो आया। दोस्तों के साथ मिलकर मिट्टी के ट्रैक्टर बनाए और भी ना जाने कहां कहां घूमने गया। फिर दूसरे दिन सबने मिलकर कहा चलो खेतों में चलते हैं, चने का साग उगाया है, वहीं नहर के किनारे खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है, और हम सब खेतों की ओर निकल पड़े। हमने वहां पहुंचकर खूब चने का साग खाया और हरी मटर के नए नए पौधों की मीठी मीठी कोंपले खाई। छोटे छोटे पोखर थे वहां, उनमें बेशरम के गुलाबी गुलाबी फूल फूले थे। बहुत मजा आ रहा था। खेतों के उस तरफ बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर भूतों की बारात निकलती थी, ऐसा गांव वाले कहते थे। मेरा कई बार वहां जाने का मन होता था, लेकिन कोई ना कोई रोक देता था। उस दिन भी मैंने सबसे पहाड़ पर चलने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उस दिन मैं भी नहीं जा पाया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब अकेले वहां जाकर रहूंगा और देखूंगा कि आखिर वहां है क्या। दूसरे दिन मैं अकेले ही खेतों की ओर निकल पड़ा और पहुंच गया पहाड़ के दूसरे छोर पर, जहां मुझे नीचे से कोई भी नहीं देख सकता था। कई बार फिसला भी, लेकिन पहुंच ही गया। वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा मंदिर है नीम के पेड़ के नीचे, और मंदिर से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनी है। अब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वहां कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था।
मैं झोपड़ी के पास जैसे ही पहुंचा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई 16-17 साल की लड़की घाघरा चोली पहने खड़ी थी। बहुत ही सुंदर, और उसके माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर से पता चल रहा था कि वो शादीशुदा है। मैं उसे ऐसे अचानक देखकर चौंक गया। उसने कहा, डरो नहीं छोटे भैया, मैं आशिमा। मैंने कहा, मुझे प्यास लगी है। उसने कहा, ठहरो, और वो झोपड़ी के अंदर गई और लोटे में पानी लेकर आई। मैंने एक सांस में सारा लोटा खाली कर दिया। वो मुस्कुराकर बोली, भूख भी लगी है? मैंने कहा, हाँ, और वो एक थाली में गुड़ रोटी और लोटे में छाछ ले आई। मैंने वो खा लिया। थोड़ी देर में एक आदमी कंधे पर लकड़ियां लेकर आ पहुंचा। वो बोली, ये मेरे पति। उस आदमी ने कहा, मैं राघव। उसकी उम्र भी 18-19 साल ही रही होंगी। मैंने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरी आशिमा दीदी और तुम मेरे राघव भैया। मैंने उन लोगों से थोड़ी देर बातें की, फिर शाम होने को थी तो वो लोग बोले, रामू अब तुम घर जाओ, कल आना, लेकिन किसी से ये मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। तुम्हारा जब भी मन करे तुम हमसे मिलने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, और मैं वहाँ से चला आया। मुझे आते आते शाम हो चली थी। रास्ते भर खेतों से लौटते हुए लोग मिल रहे थे। डूबते सूरज की लालिमा भी फीकी पड़ती जा रही थी। चरवाहे भी जानवरों को चरा कर घर लौट रहे थे। जानवरों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज एक के बाद एक सुनाई दे रही थी। और कुछ पनिहारियां भी पानी भरकर आ रही थी, कुछ पानी भरने जा रही थी। मैं घर वापस आ गया, और घर आकर मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। माँ ने पूछा भी कि कहाँ था दिन भर। मैंने कहा, दोस्तों के साथ। फिर माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। फिर सबको दादी ने खाना खाने के लिए कहा। उस समय लालटेन या ढीबरी की ही रोशनी हुआ करती थी। दादी ने सबके लिए खाना परोसा। सबने खाना खाया। मैंने खाना खाते हुए दादी से पूछा कि दादी, सच में उस खेतों वाले बड़े पहाड़ पर भूत रहते हैं? दादी बोली, हाँ, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि उस पहाड़ पर भूत रहते हैं। फिर सब सो गए। दूसरे दिन मैं फिर उस पहाड़ पर चला गया। मुझे राघव भैया और आशिमा दीदी बहुत अच्छे लगे। मैं अब रोज रोज वहां जाता, उनसे बात करता और चला आता। फिर दिवाली आई। मैं 3 दिनों तक पहाड़ पर नहीं जा पाया, और गांव में मेला भी लगा था। मैंने मेले से बांसुरी खरीदी राघव भैया के लिए। उन्होंने बताया था कि उन्हें बांसुरी बजाना पसंद है, लेकिन वो गांव जाकर नहीं खरीद सकते। मैं दिवाली के बाद उन लोगों से मिलने गया। राघव भैया के लिए बांसुरी और दोनों के लिए दिवाली का प्रसाद भी लेकर गया। राघव भैया ने बांसुरी तो ले ली, लेकिन जैसे ही मैं दोनों को प्रसाद देने लगा तो दोनों डरकर बोले, ये प्रसाद हम नहीं ले सकते। इसे उस टीले पर रख दो, पशु पक्षी खा जाएंगे। मैंने सोचा, नहीं खाना होगा प्रसाद, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने भी प्रसाद टीले पर जाकर रख दिया। राघव भैया ने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अब आदत सी पड़ गई थी। उन दोनों से ना मिलूं तो अच्छा नहीं लगता था, और आशिमा दीदी भी मेरे आने का हमेशा इंतजार करती थी। एक दिन ना पहुंचूं तो परेशान हो जाती थी। पूछती थी, क्यों रामू, कल क्यों नहीं आए? तुम आते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी भी कोई अपना है। फिर मेरे स्कूल की छुट्टी भी खत्म होने वाली थी, और पापा के ऑफिस की भी। अब हमें वापस लौटना था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पापा ने कहा कि हम 2 दिन के बाद वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा, अब मैं आशिमा दीदी से नहीं मिल पाऊंगा। मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, मैं कल तो अपने दोस्तों के साथ खेतों में घूमने जा सकता हूँ। पापा बोले, नहीं। मैंने कहा कि हम तो 2 दिन के बाद जा रहे हैं, तो कल तो मैं घूमने जा सकता हूँ ना। पापा बोले, कल हमें किसी के यहाँ जाना है, वो भी सपरिवार। तभी दादी बोली, बेटा कहाँ जाना है, किसके यहाँ? पापा बोले, वो पड़ोस वाले गांव का मेरे बचपन का सहपाठी था ना, चरण सिंह। उसके यहाँ 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ है। वो भी गांव में नहीं रहता, बाहर कहीं नौकरी करता है, लेकिन इस समय गांव में है। कल उसके बेटे का नामकरण और साथ में भोज भी है, तो उसके यहाँ जाना है। दादी बोली, अच्छा, वहीं चरण, तब तो बहुत अच्छी बात है। हम सब चलेंगे। मैं अभी सुनार के यहाँ से बच्चे के लिए कुछ ले आती हूँ। बाजार भी तो जाना होगा। बच्चे और बहू के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे।
पापा बोले, हाँ माँ अभी चली जाओ। दादी सामान लेने चली गई और मैं सोच में डूब गया कि कल मैं नहीं जा पाऊंगा दीदी के पास। अब दूसरे दिन हम सब चरण सिंह अंकल के यहाँ पहुँचे। उनके बड़े भाई प्रताप सिंह मुझे कुछ अजीब और डरावने लगे। बचपन का कोमल मन जरा जरा सी डरावनी चीजें देखकर भयभीत हो जाता है। लेकिन उनकी पत्नी अच्छी थी, मुझे बड़े से प्यार से गोदी में बिठाकर बातें की। फिर मैं चरण सिंह अंकल की बेटियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद सब पंगत में बैठे। सबने खाना खा लिया, फिर महिलाओं की बारी आई। लेकिन तभी प्रताप सिंह जी की पत्नी दौड़ते हुए आई और बोली, डॉक्टर को बुलाए। जीजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ और दादी खाने से उठकर अंदर पहुंचे और बाकी लोगों से कहा गया कि आप लोग खाना खाएं। ये थी चरण सिंह अंकल और राम सिंह की विधवा बहन, जो पूरी तरह से अपने भाइयों पर आश्रित थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है, इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर के जाने के बाद हम सब अंदर पहुंचे उन्हें देखने। लेकिन ये क्या? मैंने उनके कमरे में जाकर देखा कि एक दीवार पर आशिमा दीदी की फोटो लगी थी। मैंने सबसे कहा कि ये तो आशिमा दीदी है। सबने पूछा, लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा कि ये और राघव भैया तो हमारे गांव के ऊंचे वाले पहाड़ पर झोपड़ी में रहते हैं। तभी प्रताप सिंह की बहन बोल पड़ी, कहाँ है मेरी बेटी? कोई कुछ नहीं बताता, ना जाने कहाँ चली गई। वो उस चरवाहे से प्यार करती थी। एक रोज वो उसके साथ ना जाने कहाँ चली गई, फिर तब से लौटकर नहीं। अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। वो मेरी इकलौती संतान थी। तब मैंने कहा, बुआ जी आप परेशान ना हो, मुझे पता है वो दोनों कहाँ रहते हैं। मैं रोज उनसे मिलता हूँ, पहाड़ पर। मुझे आशिमा दीदी खाना भी खिलाती है। तभी प्रताप सिंह बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग जिंदा है? मैंने अपने हाथों से ही उनके खाने और पानी में जहर मिलाया था। तभी चरण सिंह अंकल बोले, ये क्या कह रहे हैं भैया? प्रताप सिंह बोले, हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। उस लड़की ने सारे समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी, तभी मुझे ऐसा करना पड़ा। एक दिन मुझे पता चला कि वो दोनों यहाँ से भागकर पड़ोस वाले गांव के पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। मैं ताक में था कि दोनों झोपड़ी से बाहर जाएं। राघव लकड़ियां लेने चला गया और आशिमा दूर पानी भरने चली गई। मैं झोपड़ी में गया, देखा तो एक छोटा मटका छाछ से भरा है और एक बड़ा सा मटका पानी से। मैं दोनों में विष घोलकर भाग गया। फिर मैं दोबारा वहां नहीं गया। सोचा कि मर ही गए होंगे दोनों, लेकिन ये कह रहा कि जिंदा है दोनों। तभी मैंने कहा कि लेकिन वो लोग अभी तक जिंदा है। मैं उन लोगों से मिला हूँ, आपको भरोसा नहीं होता तो चलिए, मैं वहां पर ले चलता हूँ। मैं, मेरे पापा, चरण सिंह अंकल, प्रताप सिंह और भी 2-4 लोग उस पहाड़ पर गए। हम चढ़ते हुए पहुंच गए। वहां झोपड़ी में जाकर देखा कि 2 कंकाल एक दूसरे के बगल में पड़े हैं और मेरी दी हुई बांसुरी राघव भैया की मुट्ठी में है। तभी चरण सिंह अंकल बोले, कल इन लोगों का अंतिम संस्कार करना होगा। लगता है इन लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, अभी तो शाम हो चुकी है। भैया ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, चरण सिंह अंकल ने प्रताप सिंह से कहा। और हम उतर चले पहाड़ से। तभी प्रताप सिंह का पैर फिसला और वो पहाड़ से ऐसे गिरे कि फिर कभी उठ ना सके। राघव और आशिमा ने अपना बदला ले लिया था शायद। उस दिन के बाद मैं वहां कभी नहीं गया। वर्षों बाद मैं फिर इस पहाड़ के पास आया हूँ और पहाड़ के ऊपर जाने का मन कर रहा है। चलो हूँ ही आता हूँ। और मैं चला पहाड़ पर। फिर आज मुझे प्यास लगी है। ऊपर पहुंचकर मेरे कंधे पर फिर किसी ने हाथ रखा पहले की तरह और मुस्कुराते हुए पूछा, प्यास लगी है? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।